हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं, खैरियत से एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे हैं और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आज आप सबके सामने ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ है एक तेलुगु सिनेमा का रिव्यू लेकर। तो तेलुगु के साथ साथ इस सिनेमा को बाकी साउथ के भाषाओं में रिलीज की गई है और हिंदी भाषा में भी सिनेमा को एक छोटा सा रिलीज मिला है। तो ये सिनेमा जो है हाल ही में इसी वीकेंड को रिलीज हुई है, थर्सडे को रिलीज हुई है। तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि वो सिनेमा कौन सा है। आपने बिल्कुल सही सोचा है, उस सिनेमा का नाम है दे कॉल हिम ओजी, जो कि बहुत ही एंटिसिपेटेड सिनेमा है क्योंकि इस सिनेमा का जो प्री सेल्स है ऑलरेडी धमाल मचा चुका है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। इस सिनेमा की टिकट एकदम धड़ल्ले से बिका है, धड़ल्ले से बिका है। और इस सिनेमा को पहली दिन में एकदम जोरों शोरों की ओपनिंग मिली है, बहुत बड़ा ओपनिंग मिला है। और इस सिनेमा में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार भी मौजूद है, पावर स्टार पवन कल्याण, PSPK। आप इस नाम से उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से वाकिफ है। चिरंजीवी के छोटे भाई है पावर स्टार पवन कल्याण और ये बहुत बड़े सुपरस्टार है तेलुगु सिनेमा के। और इस सिनेमा को पूरी तरीके से उन्हीं के लिए बनाया गया है। वो इस सिनेमा में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। उनके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस इस सिनेमा में मौजूद है, जैसे कि प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, प्रियंका रूल मोहन, अभिमन्यु सिंह, अर्जुन दास, तेज बहादुर सप्रू, इमरान हाशमी जो इस सिनेमा में मेन विलेन के किरदार में नजर आते हैं और बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस इस सिनेमा में मौजूद है। तो अब आते हैं सिनेमा के प्लॉट में। इससे पहले कि मैं प्लॉट शुरू करूं, इस सिनेमा को प्रोड्यूस किया है DVV एंटरटेनमेंट ने और इस सिनेमा के डायरेक्टर है सुजीत, जिन्होंने इससे पहले साहो जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था। अब आते हैं प्लॉट में। तो देखिए, इसकी प्लॉट शुरू होती है एक बैकग्राउंड कहानी से, एक बैकग्राउंड स्टोरी से। जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी में ब्लास्ट हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट, उसके बाद से ये बैकग्राउंड स्टोरी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे दो गैंग्स हैं, याकुजा गैंग और सामुराई गैंग। इन दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है और उनका जंग कई सालों से, 30-35 सालों से चलता है। तो 1970 दशक में जब मतलब उनकी लड़ाई चलती है, तो अब क्या होता है कि याकुजा गैंग जो है, उस जमाने में सामुराई गैंग को पूरी तरीके से उन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसी गैंग से एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जो किसी तरह अपना जान बचाकर भागा, वो बच निकला। तो वो स्टूडेंट जो है वेरी कोइंसिडेंटली अपनी जान बचाते हुए इंडिया भाग आया। इंडिया भागकर एक जहाज़ में अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर छिप गया और उस जहाज़ के मालिक कहलाते हैं सत्य दादा। सत्य दादा के रोल में दिखाई देते हैं प्रकाश राज और उनका एक दोस्त है वर्धमान मिराजकर। वर्धमान मिराजकर के रोल में दिखाई देते हैं तेज सप्रू। तो ये वर्धमान मिराजकर और सत्य दादा, इन दोनों का इलीगल गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस है। उनका ये स्मगलिंग बिजनेस आंध्र प्रदेश से मुंबई तक चलता है। तो इस गोल्ड स्मगलिंग से उनको बहुत पैसे मिलते हैं। तो अब ये सत्य दादा तय करते हैं कि अब कोलाबा में वो एक पोर्ट बनाएंगे ताकि उनका ये इलीगल गोल्ड स्मगलिंग बिजनेस, इसको कंडक्ट करना आसान हो जाए। तो अचानक उन पर कुछ गुंडे, कुछ लोग हमला करने आ जाते हैं और जहाज़ में वो जो लड़का छिपा था, समुराई लड़का, वो इनको उन गुंडों से बचाता है और उसके बाद वो सत्य दादा के साथ खड़ा होता है और ज़िंदगी भर उनका साथ निभाने का और उनको बचाने का वो वादा करते हैं। तो उनको देखकर सत्य दादा काफ़ी खुश होते हैं और फिर बाद में उनको अपना बेटे के तौर पर अडॉप्ट भी कर लेते हैं। तो उस सामुराई बंदे का नाम है ओजी, ओजस गंभीरा। जो जब बड़े होते हैं तो उनका रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं पवन कल्याण। तो वही इस फिल्म के लीड एक्टर है और उनका कैरेक्टर का नाम है ओजस गंभीरा, ओजी। तो
तो जब से कोलाबा में ये पोर्ट सत्यदादा बनाते हैं, उसके बाद से उनका और उनके दोस्त वर्धमान मिराजकर, उनकी दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल जाता है। और बाद में वर्धमान मिराजकर ने बहुत बार कोशिश की है सत्यदादा से उस पोर्ट को छीनने की, हासिल करने की, लेकिन जब भी सत्यदादा पर कोई खतरा मंडराया है, ये ओजी उनके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। और उसने अपने वो कटाना तलवार से ना जाने कितने सैकड़ों लोगों की जानें ली है। सत्यदादा और उनके परिवार को बचाने के लिए ये ओजी अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। इस ओजी का एक इमोशनल बॉन्डिंग है सत्यदादा और उनके अपने परिवार से। तो 1970 दशक से ये ओजी उनके घर में बेटी की तरह रह रहे थे, लेकिन अचानक से उनके परिवार में एक घटना घट जाता है, जिसके बाद से ओजी उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और उसके बाद से ये ओजी जो है अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। वो एक लड़की से शादी करते हैं। उस लड़की के रोल में दिखाई देते हैं प्रियंका रुल मोहन, और उसके साथ एक सुखी संसार बिताते हैं, सुखी संसार बनाकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आम आदमियों की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, अपनी सारी अतीत को पीछे छोड़कर। और अब साल आ गया 1993, बॉम्बे। तो सत्यदादा पर एक नया खतरा उस साल मंडराने वाला था। जब उन्होंने कोलाबा में पोर्ट बनाया था, कोलाबा में, उसके बाद से मतलब बॉम्बे का इतिहास पूरी तरीके से पलट गया था। बॉम्बे के इतिहास को बदल दिया था सत्यदादा ने अपने हाथों से। और अब 93 में सत्यदादा पर एक और खतरा मंडराने वाला था, और उस खतरे के बाद पूरा बॉम्बे का जो भविष्य है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। तो उनके इस पोर्ट में एक इलीगल स्मगलिंग चलाने की कोशिश करी थी उनका पुराने मित्र कम दुश्मन वर्धमान मिराजकर, उनके बेटे, उनके छोटे बेटे जिम्मी ने। और सत्यदादा के परमिशन के बिना उस कोलाबा पोर्ट में किसी भी तरह का धंधा, किसी भी तरह का स्मगलिंग चलता नहीं था। लेकिन जिम्मी माना नहीं, ठीक है। और जब सत्यदादा के छोटे बेटे ने उनको रोकने की कोशिश करी, तो सत्यदादा की इस बेटे को जिम्मी ने गोली से उड़ा दिया। और उसके बाद उस वर्धमान मिराजकर, जो अभी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर बन चुका है, और सत्यदादा, इन दोनों की दुश्मनी एक बार फिर से सामने आता है। और उनकी दुश्मनी की वजह से बॉम्बे की जो इतिहास, बॉम्बे का जो वर्तमान है, भविष्य है, अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इसी बदलाव के तहत, इसी गैंग वॉर के तहत एक बार फिर से ओजी, उस ओजी को इनके ज़िंदगी में फिर से वापस आना था। पिछली बार जब ओजी ने वर्धमान मिराजकर और उनके लोगों से लड़ाई की थी, तो काफ़ी लोगों का उन्होंने लाश बिछा दिया था। और सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए ये ओजी अपना जान देने को भी तैयार है और लेने को भी तैयार है। सत्यदादा के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। पिछली बार जब सत्यदादा को उन्होंने बचाया था, तो बहुत सारे लोगों की जानें उसने ऐसे यूं चुटकी में ले लिया था। अब यहाँ वो आ गए, तो उसके बाद अब वो क्या क्या करने वाला है, इस बात का खौफ वर्धमान मिराजकर और उनके बेटों को हो गया था, उनके पूरे गैंग को हो गया था। और सत्यदादा वो बस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये ओजी वापस आएगा, क्योंकि एक बार ये ओजी वापस आ गया तो बस वर्धमान मिराजकर को बचाने वाला अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकता था। भगवान भी मौजूद नहीं था। अब कोई भगवान भी नहीं बचा पाता वर्धमान मिराजकर और उसके गैंग को। तो वर्धमान मिराजकर के बड़े बेटे के रोल में दिखाई देते हैं इमरान हाशमी, जिनका नाम है ओमी। और उस ओमी के साथ ओजी का भिड़त हो जाता है। अब कैसे ये दोनों एक साथ भिड़ते हैं, अब किस तरीके से इस गैंग वॉर के वजह से बॉम्बे की किस्मत, बॉम्बे का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था, और सत्यदादा और उनके परिवार के साथ क्या होने वाला है, उन पर
जो खतरा मंडरा रहा है, क्या उस खतरा को टालने के लिए क्या ये ओजी वापस आएगा, और अगर वापस आया तो क्या वो सत्य दादा और उनके परिवार को बचा पाएंगे, और क्या क्या देखना है नहीं देखना है, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको ये सिनेमा देखना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि इस सिनेमा के साथ साहो का कनेक्शन है। ठीक है, साहो और ओजी इन दोनों सिनेमा के डायरेक्टर है सुजीत। तो ये ओजी जो है ये साहो का प्रीक्वल कहलाता है। अब ये किस तरीके से प्रीक्वल कहलाता है, अगर आपको ये बात जानना है तो आपको ये सिनेमा देखनी पड़ेगी, और ज़्यादा डिटेल्स में मैं यहाँ पर लिख नहीं कर सकता। तो पहले ही कहा कि इस सिनेमा को वन एंड ओनली पीएसपी के पवन कल्याण के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, और सुजीत ये खुद पवन कल्याण के बहुत बड़े फैन हैं, और पूरी सिनेमा में उन्होंने पवन कल्याण को बहुत ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट किया हुआ है। इस सिनेमा का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये पवन कल्याण ही है। इस सिनेमा को उनके लिए डिज़ाइन की गई है, तो इस सिनेमा में उनका परफॉर्मेंस और उनके एक्शन सीक्वेंसेस खासकर बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये बहुत ही एक स्टाइलिश स्लीक एक्शन फिल्म है। तो इसके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही स्लीक तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, तो आपको वो सारे एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही अच्छा लगने वाला है। साथ में पवन कल्याण का परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और पवन कल्याण के फैंस के लिए ये एक वंडरफुल ट्रीट है। वंडरफुल ट्रीट बोले तो एक्चुअली बात क्या है कि ये सिनेमा वंडरफुल लगेगा सिर्फ पवन कल्याण के आर्डेंट फैंस को। उसके अलावा बाकी लोगों के लिए ये सिनेमा एक एवरेज फिल्म साबित होता है। मुझे तो ये सिनेमा एक एवरेज फिल्म ही लगी है, क्योंकि इस सिनेमा में ऐसे बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं। क्या है कि सुजीत ने इस सिनेमा को पूरी तरीके से पवन कल्याण के लिए बनाया, और इस पूरी सिनेमा में उन्होंने पवन कल्याण उनके स्टारडम को सेलिब्रेट किया। और आप सब एक बात शायद नहीं जानते होंगे कि पवन कल्याण जो है खुद एक मार्शल आर्टिस्ट है। ये मार्शल आर्ट सीख चुके हैं, और उनका एक्शन जो है बहुत ही पॉपुलर है तेलुगु इंडस्ट्री में। इसलिए जब कभी भी पवन कल्याण को किसी फिल्म में कास्ट किया जाता है, उनके लिए एक मार्शल आर्ट वाला एक्शन सीक्वेंस हमेशा रखा जाता है। और यहाँ भी पवन कल्याण को एक मार्शल आर्टिस्ट वाला बैकग्राउंड दिया गया है। समुराई का योद्धा उनको बनाया गया है सिनेमा में। तो पवन कल्याण के साथ ये मार्शल आर्टिस्ट का बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठता है, क्योंकि पवन कल्याण ये एक्शन सीक्वेंसेस में बहुत बढ़िया काम करते हैं। मतलब ये खुद मार्शल आर्ट सीखे हुए हैं रियल लाइफ में, तो उनके लिए एक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पवन कल्याण पूरी तरीके से जम जाते हैं इस सिनेमा में, इस बात पर कोई शक नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये सिनेमा जो है एवरेज साबित होती है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं सिनेमा के, जैसे कि इस सिनेमा का ओवरऑल राइटिंग, उसमें आपको बहुत सारे खामियां नज़र आएगी। इस सिनेमा का मेन प्लॉट के नीचे बहुत सारे सब प्लॉट्स भी मौजूद हैं, और इस सिनेमा में जितने सारे सब प्लॉट्स हैं, इनको एक इंफॉर्मेशन के ज़रिए, एक डिटेलिंग्स के ज़रिए पेश किया गया है। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं होता। उतना वक्त इस सिनेमा को मिलता नहीं है। 2.5 घंटे की सिनेमा है, लेकिन इतने सारे सब प्लॉट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें इस सिनेमा में हो रहा है कि उनको एक्सप्लोर करने का वक्त खासा मिलता नहीं। और इस सिनेमा में बहुत सारे इमोशनल बॉन्डिंग्स है, लेकिन उन इमोशनल बॉन्डिंग्स को अलग से एक्सप्लोर करना होता है, तब भी एक इमोशनल कनेक्शन ठीक तरीके से बनता है। तो इमोशनल डेप्थ की कमी इस सिनेमा में आपको बहुत नज़र आएगी। क्या है कि बहुत सारी इमोशनल बॉन्डिंग्स तो है, लेकिन इमोशनल डेप्थ की कमी आपको थोड़ा बहुत नज़र आएगा। हाँ, सत्य दादा से इस ओजी का जो एक कनेक्शन है, उसमें आपको थोड़ा बहुत इमोशनल एक इमोशनल बॉन्डिंग, साथ में थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्शन आपको नज़र आएगा सही। और पवन कल्याण और उनकी अपनी बेटी के साथ भी जो एक इमोशनल रिश्ता है, वो भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जितना अच्छी तरीके से इन रिश्तों को एक्सप्लोर किया जा सकता था, उतना अच्छी तरीके से उन रिश्तों को एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं किया गया।
तो कहीं ना कहीं इमोशनल डेप्थ की कमी आपको बहुत नज़र आएगा। और इस सिनेमा में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस मौजूद है, तो बहुत सारे एक्टर्स को वो स्पेस ठीक से मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप साहो के साथ इस सिनेमा के कंपैरिजन करें तो दे कॉल हिम ओजी साहो से कई बेहतर फिल्म साबित होता है। साहो जब सुजीत ने बनाया था महज एक घटिया फिल्म साबित हुई थी, एक बेहुदा फिल्म साबित हुआ था, क्योंकि साहो में मतलब पॉजिटिव कुछ भी नहीं था, लगभग कुछ भी पॉजिटिव नहीं था साहो में। साहो में लगभग सब कुछ नेगेटिव था, इतना घटिया फिल्म बना था। ऊपर से बहुत सारी क्रिंजी गाने वाने एलिमेंट्स को डाल दिया गया था जिसका कोई मतलब नहीं बनता था साहो में। लेकिन हाँ, वो क्रिंजी एलिमेंट्स, वो क्रिंजी गाने वाने, इन चीज़ों को इस ओजी फिल्म में नहीं डाला सुजीत ने। तो ये एक अच्छा चीज़ किया उन्होंने कि उल्टा सीधा गाना या उल्टा सीधा क्रिंजी चीज़ों को इस सिनेमा में डाला नहीं गया। इस सिनेमा के एक्शन सीक्वेंसेस पर ज़ोरों शोरों से फोकस किया गया, जो इस सिनेमा का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। तो इस सिनेमा को अगर आप एक स्टाइलिश स्लीक एक्शन फिल्म के तौर पर देखेंगे विदाउट टू मच एक्सपेक्टेशंस, तो आपको मज़ा आने वाला है। और ख़ासकर अगर आप पवन कल्याण के बहुत बड़े फ़ैन हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि पवन कल्याण जब जब इस सिनेमा में नज़र आते हैं वो अकेले पूरा स्क्रीन फाड़ डालते हैं। पवन कल्याण की तरफ से कोई कमी नज़र नहीं आएगी, लेकिन हाँ, कमी नज़र आएगी तो राइटिंग में आपको बहुत कमियां नज़र आएगी। साथ में मैंने सब प्लॉट के बारे में बोला जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं होता, इमोशनल डेप्थ की कमी, तो ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएगी। और हाँ, एक और कमी है, और वो कमी विलन के कैरेक्टर को लेकर है। मैंने अक्सर अपने रिव्यूज़ में ऐसा बार बार कहा है कि अगर विलन के कैरेक्टर को उतना स्ट्रेंथ ना दिया जाए तो हीरो विलन का जो टसल है वो जमता नहीं है। और इमरान हाशमी के कैरेक्टर को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। इमरान हाशमी के कैरेक्टर को और बेहतरीन तरीके से लिखा जाना चाहिए था। एक बहुत ही वो वन नोट वाले कैरेक्टर उनको दिया गया, वन डिमेंशनल कैरेक्टर इमरान हाशमी को दिया गया। और बाद में पवन कल्याण जो है बड़े आसानी से उनको मार भी डालते हैं। तो इमरान हाशमी को थोड़ा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था। और अक्सर तेलुगु सिनेमा में ये प्रॉब्लम बहुत दिखाई देता है कि उनका जो भी विलेन होता है, चाहे उनका अपना इंडस्ट्री से हो या बॉलीवुड से हो, उनका कैरेक्टर को बिल्कुल एज वन डायमेंशनल लिखा जाता है और वैसे ही उनको कार्डबोर्डिश ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कुछ हद तक इमरान हाशमी के कैरेक्टर को वैसा ही ट्रीटमेंट दिया गया है। तो ये भी इस सिनेमा का एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल ये सिनेमा जो है मेरे लिए एवरेज फिल्म साबित होता है। आप लोगों में से जिन्होंने इस सिनेमा को ऑलरेडी देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए कि आपको इस सिनेमा कैसी लगी। और आप लोगों में से जिन्होंने देखा नहीं है, आप लोग खुद फैसला कर लीजिए कि आपको इस सिनेमा देखना है कि नहीं। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक और शेयर तो ज़रूर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।